वेलकम टू आवर ई फॉर इकोनॉमिक्स सीरीज़। इस ई फॉर इकोनॉमिक्स सीरीज़ में हम कई जटिल मुद्दों को उठा रहे हैं। वो मुद्दे न सिर्फ जटिल हैं बल्कि सुबह सुबह अखबार के साथ हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं और हमारी चाय को फीका कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें समझने में बहुत तकलीफ़ देते हैं। जैसे आरबीआई की बढ़ी हुई रेपो रेट्स का हमारी किश्तों पर क्या असर होगा, रुपए का गिरना और रुपए का बढ़ना ये क्या होता है, भारत की जीडीपी विकास दर तेज़ गति से बढ़ रही है तो फिर जीडीपी क्या होता है, इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने एब्रोगेट करा है या एबायंस में रखा है, इस कारण से आर्थिक प्रभाव पाकिस्तान को क्या क्या झेलने पड़ेंगे। ऐसे कठिन जटिल मुद्दों को हमने अक्सर आसान भाषा में आप तक प्रस्तुत करा है, जो कि न सिर्फ हमारी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में हमें बेहतर तार्किक, रेशनल और आर्ग्यूमेंटेटिव तौर पर एक आंसर लिखने में मदद करता है, बल्कि हमारे आसपास की समझ को भी बेहतर तौर से विकसित करता है। इसी कड़ी में आज 11वां भाग हम लेकर आए हैं और इस 11वें भाग में हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जो आमतौर पर आपने हर बिजनेस चैनल, हर अखबार के फ्रंट पेज पर पिछले 6 महीने से पढ़ा होगा। ये मुद्दा है रुपए की गिरावट का, या फिर इसके साथ जो एक और मुद्दा हम पढ़ेंगे वो है रुपए की बढ़ोतरी का। हाँ, ये बात एकदम ठीक है कि पिछले कई वर्षों में रुपया सिर्फ गिरा है, रुपए की बढ़ोतरी हमने देखी नहीं है, लेकिन वो सुबह कभी तो आएगी जब रुपया भी बढ़ेगा। तो हम एक ही बार में दोनों कंसेप्ट समझेंगे कि रुपए की गिरावट के मायने क्या हैं या रुपए की बढ़ोतरी के मायने क्या होंगे जब भी ऐसा वक्त आएगा। So today's topic of discussion is what exactly do we mean when we say the rupee has appreciated or depreciated against a particular currency, generally dollar. Starting this discussion. Understanding currency fluctuation, the rupee story. What exactly do we mean by gaining मतलब बढ़ना और falling मतलब गिरना, gaining and falling against the US dollar. And what are its implications of such currency fluctuation? But these implications, इसके क्या प्रभाव है, इसके प्रभाव में अर्थव्यवस्था पे तो बताऊंगा ही, बड़ी बड़ी बातें तो करूंगा ही, साथ में ये भी बात करूंगा कि इसका प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर कैसा है। क्या आपका घूमना फिरना इससे प्रभावित होता है? क्या आप जब एक आईफोन खरीदेंगे रुपए की गिरावट उसे प्रभावित करेगी? क्या आपकी एक्टिवा में जब 2 लीटर तेल जाता है तो रुपए की गिरावट या बढ़ोतरी उसे प्रभावित करेगी? तो हम डेली लाइफ पर रुपए का गिरना और रुपए का बढ़ना कैसे असर डालता है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से समझते हैं कि असल में रुपए का गिरना और रुपए का बढ़ना, इससे हम समझते क्या हैं। लेट मी टेक अ केस। मान लीजिए $1 बराबर, आपके पास $1 है और आप किसी बैंक के पास गए, बैंक ने बोला भैया $1 का तो मैं तुम्हें 75 रुपया दूंगा। फाइन, ये आप मान लीजिए कि आप ये 2020 में गए बैंक के पास, लेकिन जब आप 2025 में वापस से $1 लेकर गए तो बैंक ने बोला कि भैया आज $1 का तुम्हें 85 रुपया दूंगा। या फिर मैं घुमा के भी बोल सकता हूं क्या कि जब मैं 2020 में गया था तो 75 रुपया मेरी जेब में था, वो मुझे $1 और बेहतर समझने के लिए ऐसा समझो कि मुझे एक एप्पल खरीद कर दे रहा था। तो 75 रुपए से 2020 में एक एप्पल आ पा रहा था या फिर $1 आ पा रहा था। 2025 में मैं 75 रुपए लेकर गया था एप्पल वाले भैया या डॉलर वाले भैया के पास। उन्होंने बोला 75 में नहीं दूंगा एक एप्पल, 85 में दूंगा। व्हाट इज हैपनिंग? एप्पल महंगा हुआ है, एप्पल महंगा हुआ है, मतलब डॉलर महंगा हुआ है। कुल मिलाकर जब $1 बराबर 75 रुपए से $1 बराबर 85 रुपए पर मूवमेंट हुआ है, तो ये एप्पल महंगा हो गया है, ये डॉलर महंगा हो गया है, रुपया सस्ता हो गया है। पहले 75 रुपए में 1 किलो सेब आ रहा था, 85 रुपए में 1 किलो सेब आ रहा है, तो महंगा सेब हुआ है, एप्पल हुआ है। आई होप यू गॉट दिस। इसी चीज को हम कहते हैं कि भाई डॉलर मजबूत हुआ है लेकिन रुपया डेप्रीशिएट हुआ है, उसकी कीमत कम हो गई है। वही रुपया कम सामान
खरीद पा रहा है। तो आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट ऑफ रुपी डेप्रीसिएशन। एक वाइस वर्सा सिनेरियो भी कर लेते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय रुपी एप्रिसिएशन? सपोज 2025 में $1 बराबर 85 रुपया था, 85 रुपीज। भगवान करे वो वक्त आए कि 2030 में $1 बराबर 40 रुपया। अभी क्या हुआ है? वापस से आप डॉलर को थोड़ी देर के लिए हटाकर एप्पल लगा दीजिए। अब देखिए 2025 में 1 किलो सेब 85 रुपए का आ रहा था, 2030 में 1 किलो सेब 40 रुपए का आ रहा है। मतलब सेब की कीमत कम हो गई है, 85 रुपए किलो 40 रुपए किलो। डॉलर की कीमत कम हो गई है, रुपए की कीमत बढ़ गई है। सो दिस इज अ केस ऑफ रुपी एप्रिसिएशन। तो $1 बराबर 85 से $1 बराबर 84, 83, 80, 75, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1। $1 बराबर ₹1। रुपए की कीमत बेतहाशा बढ़ी है, इस ट्रेंड में कम नहीं हुई है। तो आई होप यू गॉट द कंसेप्ट व्हाट इज करेंसी एप्रिसिएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन। वही हमने इन स्लाइड्स में लिखा है, व्हेन रुपी स्ट्रेंथन अगेंस्ट द डॉलर या अदर करेंसी, डॉलर चूंकि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी है, $1 बराबर 85 से $1 बराबर 75 अगर मूवमेंट हुआ है तो रुपया मजबूत हुआ है। फ्यूअर रुपीज इज नीडेड टू परचेस अ डॉलर। वहीं रुपी डेप्रिसिएशन $1 बराबर 75 से $1 बराबर 82 हुआ है, तो रुपया डेप्रिशिएट हुआ है बिकॉज मोर रुपी इज नीडेड टू परचेज द सेम डॉलर। वाई मोर रुपीज इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन? इसको मैंने आपको समझाया। अगर ज्यादा रुपए लग रहे हैं वही डॉलर खरीदने के लिए, तो मतलब यार आपका डॉलर ज्यादा महंगा हुआ है, करस्पॉन्डिंग आपकी करेंसी सस्ती हुई है। अब ऐसा क्या होता है यार कि करेंसी की कीमत $1 बराबर 85 रुपए से $1 बराबर 90 या $1 बराबर 90 से $1 बराबर 45 ऐसा मूवमेंट होता है। कौन है ये ऊपर वाला जिसकी हाथों में हमारे हम सब कठपुतली के तौर पर हैं? तो ये बाजार है। बाजार डिमांड और सप्लाई से डॉलर और रुपी की कीमत तय करता है। आप ऐसा सोचिए, बाजार में 1 किलो सेब 240 बेचने वाला कौन नियंता है? कोई नहीं है, बाजार है। बाजार में जैसे सेब की सप्लाई और सेब की डिमांड है, उस अनुसार सेब फल $1 बराबर सेब फल 1 किलो बराबर 240 में बिकेगा, कभी 1 किलो बराबर 500 में भी बिक जाएगा। डिमांड और सप्लाई का खेल है। जैसे सब्जी मंडी होती है जहां एप्पल आते हैं, सब्जियां आती हैं, फ्रूट मंडी होती है, ऐसे ही करेंसी की भी मंडी होती है दुनिया में, जहां करेंसीज को जोर से बेचा और खरीदा जाता है। आप बोलेंगे मैं भारतीय हूँ, मैं नहीं खरीदा डॉलर, मैं तो रुपए में ही खुश हूँ। ठीक है, आप खुश होंगे, लेकिन आपकी जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए किसी को तो डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए एक एक्टिवा चलाते हैं, उसमें आप 2 लीटर तेल डलवाते हैं। 2 लीटर पेट्रोल आमतौर पर विदेश से आता है। कच्चा तेल जिससे पेट्रोल बनता है वो विदेश से आता है। कच्चा तेल का व्यापार दुनिया में सऊदी अरेबिया, ईरान को छोड़ देता हूँ, एक अलग स्पेशल केस है, सऊदी अरेबिया, कुवैत ले लो, ये डॉलर्स में करते हैं, तो हमें उन्हें डॉलर पे करना पड़ता है। तो जब इंडियन ऑयल जाता है कि भाई कच्चा तेल ले आऊँ सऊदी अरेबिया से, तो सऊदी अरेबिया बोलता है थांबा, रुपया नहीं चौल बे, डॉलर चाहिएगा। तो इंडियन ऑयल को करेंसी मार्केट में जाना पड़ता है, और इंडियन ऑयल वहाँ अपनी जेब से निकालकर ऐसे हरे हरे
500 के नोट की गड्डियां रखेगा और उसके करस्पॉन्डिंग डॉलर्स लेकर आएगा, और इंडियन ऑयल ये डॉलर फिर सऊदी अरेबिया को देगा और सऊदी अरेबिया इस डॉलर के बदले हमें कच्चा तेल देगा। तो अगर ऐसा हो जाए कि इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसआर, नायरा एनर्जी, ये सब भर भर के रुपया ले जा रहे हैं इंटरनेशनल करेंसी की मंडी में और काउंटर पे रख रहे हैं कि ये लो रुपया और हमें दे दो कच्चा तेल, क्योंकि हमारे लोग बहुत पेट्रोल और डीजल की डिमांड कर रहे हैं, हमें कच्चा तेल चाहिए। तो पता है व्हाट विल हैपन? आप रुपया रख रहे हैं और आप डॉलर की डिमांड कर रहे हैं, आप रुपया रख रहे हैं और डॉलर की डिमांड कर रहे हैं, मतलब रुपए की सप्लाई बढ़ रही है और डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। जो सामने डॉलर बेचने वाला व्यापारी है, जैसे इंटरनेशनल बैंक्स, वो क्या बोलेंगे, अच्छा बहुत डॉलर चाहिए इसको, एक काम करो 75 रुपए में $1 लेके जा रहा है, भाव 80 कर दो, देखो लेके जाता है कि नहीं। तो भाव 80 पहुंच जाएगा, तो 80 रुपए बराबर $1, मतलब अब ज्यादा रुपया मांग रहा है $1 देने के लिए, तो रुपए की कीमत गिर गई और डॉलर की कीमत बढ़ गई। अब अगर इस पर भी डिमांड बनी रही, इंडियन ऑयल, HP, ONG, रिलायंस इंडस्ट्रीज, SR, ये सब अभी भी रुपया फेंके जा रहे हैं कि भाई ये लो रुपया और डॉलर दो, तो $1 बराबर 80 रुपए पर भाव स्थिर हो जाएगा। लेकिन मान लो कल को ऐसा हो गया कि इन सब ने बोला इतना महंगा नहीं बिकेगा भैया पेट्रोल, नहीं लेना, तो ये रुपए दे ही नहीं रहे हैं, तो डॉलर की डिमांड ही खत्म हो गई। डॉलर की डिमांड ही खत्म हो गई, तो जो बेचने वाला है डॉलर, वो बोलेगा चल भैया 80 में नहीं, तू 75 में ही ले जा $1, तो वापस डॉलर गिर जाएगा और रुपए की कीमत बढ़ जाएगी। पहले 80 में $1 मिल रहा था, 75 में $1 मिल रहा है, तो रुपया मजबूत हो गया, कम रुपए में डॉलर मिल रहा है, रुपया ज्यादा मजबूत हो गया है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी की सप्लाई और डिमांड कैसी है, उस पर रुपए की कीमत बढ़ सकती है और गिर सकती है। अब करेंसी की डिमांड अपने आप में आमतौर पर नहीं बढ़ती, करेंसी की डिमांड कई सारे फैक्टर से प्रभावित होती है, जैसे भारत कितने रुपए मूल्य की वस्तुएं इंपोर्ट करता है। अगर ये बहुत ज्यादा है तो भारत को बहुत ज्यादा डॉलर की डिमांड लगेगी, और ये करेंसी की मंडी के व्यापारियों को पता है कि अच्छा इतना इंपोर्ट करता है ये, $700 बिलियन, बहुत डॉलर की डिमांड करेगा, इसको $1 जब देंगे तो इससे 80 रुपया मांगेंगे और ये देगा। तो आपके इंपोर्ट्स कैसे हैं? अगर आपको डॉलर की डिमांड है और दुनिया इस बात को समझती है, तो वह आपकी करेंसी को गिरा देगी। तो दुनिया में सप्लाई और डिमांड एक फैक्टर है आपकी करेंसी के भाव को तय करने का। दूसरा, ब्याज की दरें। अगर आपके देश में अच्छा ब्याज मिल रहा है, ब्याज की दरें ऊंची हैं, तो आपके देश में विदेशी निवेशक आना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आपका देश 4% का ब्याज पे कर रहा है 100 रुपये जमा होने पर, तो विदेशी निवेशक बोलेगा नहीं जाना है इस देश में। लेकिन अगर आपका देश 8% ब्याज पे कर रहा है, ब्याज की दरें ऊंची हैं, तो विदेशी निवेशक बोलेगा अच्छा 100 रुपया रखने पर बैठे बैठे 8 रुपये का ब्याज मिल जाएगा, इस देश में डॉलर लेके चलो, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करेंगे और रुपए में निवेश करेंगे, जब मुनाफा होगा तो वापस रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करके अपने देश ले आएंगे। तो आमतौर पर ऊंचे ब्याज की दरें जिस देश में होगी वहां विदेशी मुद्रा आती है एक हद तक। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छा रिटर्न मिलता है। तो दुनिया में करेंसी की डिमांड और सप्लाई से करेंसी का भाव तय होता है डॉलर के मुकाबले। फिर करेंसी की डिमांड और सप्लाई किस बात से तय होती है? वो देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना करता है, उस देश में ब्याज की दरें कैसी है और उस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। ऐसा सोचिए आप कि आपके देश में अगर किसी देश में बहुत आर्थिक अस्थिरता है, मान लो अफगानिस्तान का कोई निवेशक है, वो अफगानिस्तान की करेंसी अपने जेब में रखा हुआ है और वो बेचना चाह रहा है दुनिया को। दुनिया क्या बोलेगी? नहीं लेता भैया, कल को तालिबान है, आज तालिबान है, कल को तुम्हारे देश में कोई और आ जाएगा। करेंसी पता नहीं एक्सेप्ट करे ना करे, तुम्हारी करेंसी बहुत रिस्की है, तुम 1 लाख यूनिट्स दोगे तुम्हारी करेंसी के तो $1 दूंगा। मतलब करेंसी की कीमत बहुत गिरी हुई रहेगी उस देश में जहां आर्थिक स्थिरता नहीं है। आप खुद ही सोचिए, आप कोई ऐसा एसेट अपनी जेब में नहीं रखना चाहेंगे जिसकी कीमत गिरती हो, आप बहुत रिस्क महसूस करेंगे।
तो इस कारण से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसी है किसी देश में, वो भी निर्धारित करता है कि उस देश की करेंसी बढ़ेगी या घटेगी। अब रुपए की अगर बढ़ोतरी होती है, अगर रुपया बढ़ता है, तो ये हमारे इंपोर्ट्स पे क्या असर डालता है और हमारे आसपास के जीवन पे क्या असर डालता है, हमारे एक्सपोर्ट्स पे क्या असर डालता है, इसको भी समझते हैं अपन एक कॉन्क्रीट उदाहरण लेकर। मान लीजिए $1 बराबर 100 रुपए। कल को अगर रुपए की कीमत बढ़ गई और $1 बराबर 50 रुपए हो गया, ऐसा सोचो। डे इतना तेज फ्लक्चुएशन नहीं होता है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए राउंड फिगर्स ले रहा हूँ। डे 1 पे $1 इज इक्वल टू ₹100। ठीक, अब मान लीजिए कि मुकेश अंबानी साहब कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, तो वो डे 1 पे आरबीआई के पास गए, उन्होंने आरबीआई को 100 रुपया दिया और उसके बदले $1 ले लिया, और वो $1 से 1 बैरल तेल, कच्चा तेल लेकर भारत में आ गए और अपने पेट्रोल पंप पर, जियो के पेट्रोल पंप पर बेचने लगे। फाइन, 1 बैरल कच्चा तेल उन्हें 100 रुपए का पड़ा, क्योंकि 1 बैरल कच्चा तेल $1 का था, फिलहाल अपन ऐसा मान लेते हैं। डे 2 पे भी वो आरबीआई के पास गए, लेकिन डे 2 पे $1 बराबर 50 में आ रहा था, तो अब मुकेश भाई की जेब से ना 50 रुपए ही खर्च हुए और उन्हें $1 मिल गया, और उसके बदले उन्हें 1 बैरल तेल मिल गया, और अब वो 50 रुपए का 1 बैरल तेल अपने पेट्रोल पंप पर बेच रहे हैं। मतलब उन्हें कच्चा माल अब सस्ता पड़ा। मतलब जो व्यक्ति इंपोर्ट करता है उसे बहुत फायदा होता है अगर उसके देश की करेंसी में बढ़ोतरी होती है। तो when rupee appreciates, our importers like Reliance Industry, which imports lot of crude oil, they gain a good profit, और ये प्रॉफिट आम जनता को भी ट्रांसफर होगा तेल के या पेट्रोल के सस्ते दामों के तौर पर। तो हमारे इंपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, यही मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है। अब इंपोर्ट कुछ भी हो, क्या इंपोर्ट हो सकता है? जैसे आप जब विदेश घूमने जाते हैं, वो भी एक इंपोर्ट है। क्यों? क्योंकि आप देश से डॉलर ले जा रहे हैं। कैसे आपको फायदा होगा और आप खुश हो जाएंगे अगर आप स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हैं और साथ में अगर रुपया भी मजबूत हो जाए। तो अगर आप डे 1 पे स्विट्जरलैंड घूमने जाते तो आप सोच रहे हैं कि मेरा $1 का तो खर्चा होगा, तो आप $1 लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन डे 1 पे $1 आपको 100 रुपए का मिलेगा, तो आप बोलेंगे चलो 100 रुपए में स्विट्जरलैंड घुमाया, बहुत महंगा पड़ गया। लेकिन डे 2 पे रुपया एप्रिशिएट हो गया, $1 बराबर 50 रुपए, तो अब आपको $1 में ही स्विट्जरलैंड घूमना था, लेकिन अब आपका खर्चा कितना आ रहा है? मात्र 50 रुपए। तो जब आप विदेश घूमने जाते हैं और रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है, रुपया एप्रिशिएट हो जाता है, आप अच्छे से घूम पाएंगे, खुशी खुशी, क्योंकि आप सस्ते में घूम पाएंगे। इसके साथ ही एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप विदेश पढ़ने जा रहे हैं हार्वर्ड में, हार्वर्ड की फीस मान लो $1 है। अगर डे 1 पे जाते तो 100 रुपए का खर्चा होता। मम्मी पापा से बोलते हैं कि 100 रुपया, मम्मी पापा को 100 रुपया जुटाना पड़ता, तब आपको $1 दे पाते हैं। लेकिन अगर रुपया मजबूत हो गया तो मम्मी पापा को मात्र 50 रुपया जुटाना है और आपको वो $1 दे देंगे। तो जब आप विदेश पढ़ने जाते हैं, वो एक इम्पोर्ट है भारत के लिए। जब आप विदेश घूमने जाते हैं, वो एक इम्पोर्ट है भारत के लिए। जब आप विदेश से कच्चा तेल बुलाते हैं, आईफोन बुलाते हैं, लैपटॉप बुलाते हैं, वो एक इम्पोर्ट है। वो सस्ते पड़ते हैं आपको अगर रुपया एप्रिशिएट हो जाता है तो। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। वही यहाँ पर हमने सारी चीज़ें लिखी हैं। ऐसे ही एक और पॉइंट देखिएगा कि हमारे एक्सपोर्टर्स को हानि होती है अगर रुपया एप्रिशिएट हो जाता है। तो हमारे एक्सपोर्टर्स बहुत दुखी हो जाएंगे इन केस रुपी एप्रिशिएट्स। एक उदाहरण लेकर अपन देखते हैं। सपोज
$1 is equal to ₹100 and next day $1 is equal to ₹50। रुपया एप्रिशिएट हुआ है, मैं पहले ही समझा चुका हूँ कैसे हुआ है। अब हमारे एक्सपोर्टर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए हमारा एक एक्सपोर्टर है, मैं लेता हूँ बालाजी चिप्स। तो ना बालाजी चिप्स अपने पैकेट पर 100 रुपए की MRP लगाते हैं कालू की चिप्स पर, और डे 1 पे वो US से भेज देते हैं। 100 रुपए की MRP में उनका मुनाफा वगैरह कॉस्टिंग सब इंक्लूडेड है, और वो जब उसे US भेज देते हैं तो US में तो रुपए की MRP नहीं लगा सकते, तो वो देखेंगे 100 रुपए लगा है, उसको डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे और $1 में वहाँ बालाजी चिप्स का पैकेट बिकने लगेगा। डे 2 आया, बालाजी के लिए तो आज भी चिप्स के पैकेट पर 100 रुपए ही छपा हुआ है, क्योंकि इसमें मुनाफा वगैरह इंक्लूडेड है, कॉस्टिंग इंक्लूडेड है। लेकिन जब अब ये 100 रुपए का लेबल लगा पैकेट US जाता है तो डॉलर में कन्वर्ट होगा डे 2 पर। तो डे 2 पर तो कीमत क्या है, $1 बराबर 50 रुपए, तो 100 रुपए बराबर आधा डॉलर। तो 100 रुपए अगर MRP लगी हुई है तो बात ये हो जाएगी कि बालाजी को बड़ा मुनाफा होगा। क्यों? द थिंग इज दैट जब आप $1 बराबर 100 रुपए के भाव पर खेल खेल रहे थे, तब आपका 100 रुपए चिप्स का जो पैकेट है लेबल लगा हुआ वो US में जाकर बिक रहा था, और आप उसको सीधे सीधे $1 के भाव पर बेच पा रहे थे। अब डे 2 आया है, डे 2 में $1 बराबर 50 रुपए हो गया है। लेकिन आपने, आपके इस बात को समझिएगा जो अक्सर क्लासेस में कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपने आपके जो चिप्स का पैकेट है उस पर तो आज भी आपने भारत में 100 रुपए ही लगा कर रखा है। अब बात ये हो जाएगी कि जब आप 100 रुपए में उसे बेचेंगे तो आप US में जाकर उसे 100 रुपए में नहीं बेच पाएंगे, कारण कि US में तो आपको उसे डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप उसे डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको बड़ा मुनाफा होगा। द थिंग इज दैट दिस रिड्यूसेस योर डॉलर टर्म्स प्राइसिंग। जब डॉलर टर्म्स में प्राइसिंग कम हो जाएगी तो ऐसा आप ये मत सोचना कि डॉलर टर्म्स में प्राइसिंग कम हो गई सर, फिर तो हमारी चिप्स से एसोसिएटेड मुनाफा कम हो गया। नहीं, जब डॉलर टर्म्स में प्राइसिंग कम हो जाती है, इसका नतीजा ये होता है कि आपकी चिप्स ज़्यादा बिकने लगेंगी। बालाजी चिप्स वुड बी एबल टू सेल मोर ऑफ द चिप्स। इसको ऐसे भी समझिए आप कि एक चाइनीज प्रोडक्ट है भारत में और एक कोरियन प्रोडक्ट है। अगर चाइनीज प्रोडक्ट बेचा आपने $1 में और कोरियन प्रोडक्ट बिक रहा है $2 में, ऑब्वियसली आप किस चीज को प्रेफर करेंगे? आप चाइनीज प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे। इससे इसका ये मतलब नहीं कि चाइनीज प्रोडक्ट को घाटा हो रहा है, बात है कि चाइनीज प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कंसेप्ट में ये समझाना चाह रहा था कि $1 बराबर ₹50 जब गया है तो करेंसी एप्रिशिएट हुई है, और $1 बराबर अगर 100 से 200 जाता तो करेंसी डेप्रिशिएट होती। करेंसी डेप्रिसिएशन के केस में बालाजी को बहुत फायदा होता, लेकिन ये वाला सिनेरियो करेंसी एप्रिसिएशन का है। तो जब 100 रुपए की चिप्स को बालाजी बेचेंगे तो $2 का टैग लगाना पड़ेगा। तो $2 के टैग में बहुत कम लोग बालाजी चिप्स फिर खरीद पाएंगे। बात है वही वाला सिनेरियो ध्यान में रखिएगा कि भाई कोरियन प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। नतीजा क्या हुआ कि हमारे एक्सपोर्टर को हानि हुई है जब रुपया डेप्रिशिएट हो गया है, तो जब रुपया एप्रिशिएट हो गया है। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि रुपए का एप्रिसिएशन हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए हानि प्रस्तुत करता है। और ठीक उलट जब रुपया डेप्रिशिएट होता है, तो मैं बालाजी चिप्स वाले एग्जाम्पल को ही आगे बढ़ाऊंगा और यहाँ पर चीज समझा दूंगा कि मान लो जब रुपया डेप्रिशिएट हो गया
और $1 बराबर 100 से $1 बराबर 200 हो गया। पहले दिन तो बालाजी चिप्स ने $1 में अपना प्रोडक्ट बेचा, लेकिन दूसरे दिन जब $1 बराबर 200 हो गया तो 100 रुपए की चिप्स आपको आधे डॉलर में मिलने लगी। तो बालाजी के जो MRP है वो $0.50 हो गई। अब इसको ऐसा मत समझना कि भाई कम डॉलर में बेच रहा है, नहीं, रुपए की टर्म्स में तो उसका मुनाफा उतना ही है। नतीजा आधे डॉलर में बहुत लोग बालाजी चिप्स यूएस में खरीदेंगे और ये ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगी, ज़्यादा बिकेगी। मतलब जब रुपया डेप्रिशिएट हुआ तो हमारे एक्सपोर्टर्स को बहुत फायदा हुआ। वीकर रुपी बूस्ट्स आर एक्सपोर्ट्स, लेकिन वाइस वर्सा हमारे इंपोर्टर्स दुखी हो जाएंगे, हमारे इंपोर्टर्स पे बहुत बड़ा भार पड़ेगा। क्यों भार पड़ेगा? उन्हें अब $1 खरीदने के लिए ज्यादा रुपया देना पड़ेगा। पहले $1 100 रुपए में आ रहा था, जब रुपया डेप्रिशिएट हो गया तो अब उनको अपनी जेब से 200 रुपए निकालने पड़ेंगे, तब $1 मिलेगा। कुल मिला के इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। इसका एक हाइपोथेटिकल क्लासिफिकेशन भी हमने लिया है कि आईफोन अगर $1000 का है और अगर $1 बराबर 75 रुपया है तो आप उसको रुपए में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 75,000 में आपको आईफोन पड़ेगा। और अगर रुपए की कीमत गिर गई है तो आपको वही आईफोन 82,000 82,000 में पड़ेगा। कुल मिला के विदेश से आई वस्तु महंगी हो जाती है अगर रुपए की कीमत गिरती है तो। इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव और ये हमारी डे टू डे लाइफ को प्रभावित कर रहा है, से आईफोन, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन एजुकेशन एक्सेट्रा। इसीलिए ये वाले उदाहरण लिए गए हैं। और जब जब रुपया गिरेगा, विदेश से जो हमारी वस्तुएं आएंगी वो महंगी होंगी, महंगी वस्तु देश में महंगाई बढ़ाएगी। तो रुपी डेप्रिसिएशन इज ऑफन एसोसिएटेड विद इन्फ्लेशन। कहाँ लिखा है ये? रुपी डेप्रिसिएशन इज ऑफन एसोसिएटेड विद इन्फ्लेशन। हमारे और इसी कारण से हमारे खरीदने की क्षमता भी कम हो जाएगी। अब आरबीआई को आपने कई बार अखबारों में सुना होगा, आरबीआई ने रुपए की गिरावट थामने के लिए अपने खजाने से बेचे डॉलर्स। आरबीआई के पास डॉलर्स का खजाना है। क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में विदेशी निवेश आता है, एफडीआई, एफपीआई विदेशी उधारियों और एनआरआई डिपॉजिट्स के तौर पर ये विदेशी मुद्रा भंडार बनता चला जाता है आरबीआई का। अब आरबीआई की तिजोरी में डॉलर है और उसको किसी दिन दिखता है कि भाई बाजार में रुपया गिर रहा है और डॉलर की डिमांड बहुत मजबूत है, इस कारण से डॉलर बढ़ रहा है, तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई अपनी तिजोरी में से डॉलर निकालकर बाजार में बेचेगा। मतलब डॉलर की सप्लाई बढ़ा दी और रुपए खरीदेगा तो रुपए की डिमांड बढ़ गई, तो जो रुपए की कीमत गिर रही थी वो थमेगी, क्योंकि रुपए की डिमांड नहीं क्रिएट कर दी ना आरबीआई ने। इसका नतीजा रुपए की जो बेतरतीब गिरावट हो रही थी 75 से 80, 80 से 85, इसमें अब गिरावट आएगी और रुपया कम गिरेगा। वही यहाँ लिखा है कि आरबीआई बाइज डॉलर्स व्हेन रुपी इज स्ट्रांग एंड सेल डॉलर्स व्हेन रुपी इज वीक। मैंने ये वाला सिनेरियो आपको बताया कि व्हेन रुपी फॉल्स आरबीआई सेल्स डॉलर्स। और एक सिनेरियो आप ये भी कर सकते हैं कि व्हेन रुपी बिकम्स टू स्ट्रांग, क्योंकि रुपए की बहुत बड़ी मजबूती भी दुख का कारण हो सकती है। क्यों? अभी आपने समझा कि अगर रुपया मजबूत होगा तो हमारे एक्सपोर्टर्स दुखी हो जाएंगे। बालाजी चिप्स के उदाहरण में हमने देखा। तो आरबीआई ना ही चाहता है कि एक साथ रुपया बहुत मजबूत हो जाए और ना ही आरबीआई चाहता है कि एकदम से रुपया बहुत गिर जाए। आरबीआई चाहता है कि जो भी ट्रांजिशन हो नीचे की तरफ हो तो ग्रेजुअल हो और ट्रांजिशन हो ऊपर की तरफ हो तो ग्रेजुअल हो, सडन ना हो। इसलिए आरबीआई रुपए की तेज मजबूती को भी थामना चाहेगा बाजार से डॉलर खरीदकर और इसके बदले रुपए की सप्लाई बढ़ाकर। जो मैंने बताया कि रुपए की कीमत में अगर बहुत ऊंच नीच हो रही है, ये अनसर्टेनिटी बढ़ाता है, तो आरबीआई इसको मैनेज करेगा डॉलर को बेचकर या खरीदकर। और ब्याज की दरों को भी मैनेज करके आरबीआई डॉलर रुपी के रिलेशन को
स्थिर रख सकता है। कैसे? जब ब्याज की दरें आरबीआई बढ़ा देगा तो आपके देश में निवेश करना विदेशी निवेशकों के लिए अट्रैक्टिव हो जाएगा, तो वो पैसा लाकर आपके देश में निवेश करेंगे क्योंकि उन्हें अच्छा ब्याज मिलेगा। भारत के पास लगभग 600 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो कि मुख्यतः हमने कैपिटल अकाउंट से कमाया है। कैपिटल अकाउंट से कमाया है का मतलब हमने या तो एफडीआई रिसीव करा है या शेयर बाजार में विदेशी निवेशक आए हैं, उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, या एनआरआईज ने एफडी करा रखी है हमारे देश में डॉलर्स की, या हमारी सरकारें और हमारे कॉरपोरेट्स ने विदेशों से उधारी ली है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स। ये सब डॉलर के तौर पर आकर हमारे मुद्रा भंडार में जमा होते हैं। अधिकतर हमारे जो मुद्रा भंडार है 80% उसमें डॉलर है, और हमारा इंपोर्ट कवर फिलहाल 12 महीने से ज़्यादा का है। इंपोर्ट कवर का मतलब होता है कि हम कितने महीनों तक, कितने दिनों तक अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर निकाल कर इंपोर्ट जारी रख सकते हैं, इसी को हम कहते हैं इंपोर्ट कवर। आपको बता दूं कि 1990s में जब भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, तब भारत का इंपोर्ट कवर 2 हफ्ते रह गया था। मतलब इतना ही विदेशी मुद्रा भंडार था कि उससे डॉलर निकालकर 2 हफ्ते तक ही आप इंपोर्ट कर सकते थे। एक प्रकार से मात्र 2 हफ्ते तक वी वुड हैव इंपोर्टेड क्रूड ऑयल, आफ्टर दैट द होल इंजन्स ऑफ इकोनॉमी माइट हैव स्टॉप्ड। हम वहाँ से बाहर निकालकर अर्थव्यवस्था को यहाँ लाए हैं, तो वाकई में कई वीरानों से गुजरे हैं तो ये जन्नत पाई है। क्यों विदेशी मुद्रा भंडार जरूरी है? आपके देश का विदेशी मुद्रा भंडार आपकी आर्थिक सिक्योरिटी को बढ़ाता है, आपकी करेंसी को स्टेबल रखने में मदद करता है, और दुनिया को एक भरोसा देता है कि देश के भंडार भरे हुए हैं। आसान सी बात है। अगर रुपए की कीमत बढ़ती है या रुपए की कीमत गिरती है, इसका क्या प्रभाव होता है इंपोर्टर्स पर, एक्सपोर्टर्स पर, विदेश जाने वालों पर, और भारत से जाकर विदेश में पढ़ने वाले बच्चों पर, स्टूडेंट्स पर। हम सब उससे डिस्कस कर चुके हैं, तो हम वापस उस पर बात नहीं करेंगे। क्या आरबीआई एकमात्र है जो डॉलर और रुपये की कीमत को तय करता है? नहीं, मैंने आपको बताया असल में डॉलर और रुपये की कीमत को तो बाजार तय करता है। आरबीआई एक छोटा खिलाड़ी है उसमें, जो समय समय पर इंटरवीन करेगा, वो भी बाजार में। वो खुद तय नहीं करेगा, बाजार को इस दिशा से घुमा देगा डॉलर बेचकर या रुपया खरीदकर कि रुपये और डॉलर की कीमत एक दिशा में जाए। क्या ये अक्सर बहुत सारे व्हाट्सएप वॉरियर्स का सपना है कि 1 रुपया बराबर 1 डॉलर हो जाएगा तो हम विश्व गुरु बन जाएंगे? नहीं। अगर ये कुछ महीनों में आप सोच रहे हैं हो जाए, तो हमारी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। मैंने आपको बताया कि रुपए की कीमत अगर बढ़ती है तो हमारे एक्सपोर्टर्स को घाटा होता है। तो अगर 1 डॉलर बराबर 1 रुपए का आपने सपना संजोया है, तो इसको आप वक्त दीजिए। ये अगर ग्रेजुअल तरीके से होगा तो बहुत अच्छा हो सकता है अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन बहुत कम वक्त में इस तरफ अगर मूवमेंट होगा तो ये प्रभावित करेगा अर्थव्यवस्था को नेगेटिवली। कुल मिलाकर हम इन टर्म्स को समझ चुके हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, रुपये का एप्रिसिएशन, रुपये का डेप्रिसिएशन क्या होता है, और करेंसी के एक्सचेंज रेट और ब्याज की दरों में क्या रिलेशनशिप है। मैं समझाया हूं आपको कि जब ब्याज की दरें बढ़ती हैं तो आमतौर पर देश में विदेशी मुद्रा आती है, उससे आपके देश की करेंसी एप्रिशिएट होती है। बढ़ती हुई ब्याज की दरें आपके देश की करेंसी के भाव को बढ़ाती है। इसी को हमने कहा है इंटरेस्ट रेट पैरिटी। सो आई होप यू गॉट the various currency insights, how these are important for economic stability of a country, and what are the global implications of rupee appreciating or depreciating. So we would be meeting once again soon in our E for Economics series on some more issue. कुछ और मुद्दे उठाएंगे जो सुबह अखबार में आपकी चाय के साथ प्रस्तुत होते हैं।
और चाय को थोड़ा फीका बना देते हैं क्योंकि समझ में थोड़े कम आते हैं, लेकिन आपकी चाय मीठी बनी रहे इसलिए हम इन मुद्दों को आसान भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। साथ में ये आपके सिविल सर्विसेज के लिए मजबूत डेटा और एनालिसिस का एक बैकग्राउंड भी तैयार करेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस।